मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास। आपके पास ऑलरेडी मेरे 4 चैप्टर बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1, 2, 3, 4 आर अवेलेबल ऑन द गौरव सर की क्लास वाले पे ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी आपको अगर दिक्कत हो तो यू कैन मैसेज मी और टेक्स्ट मी कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से मजे से करेंगे इसको, और इजी वे में करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। पहले तो सबसे पहले वर्ड को रिलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हमने कहाँ पे सुना है ये वर्ड ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइज, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। स्कूल में होते हो तो बोलते फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है। सो हम लोग इस वर्ड से बहुत फेमिलियर है। ऑर्गेनाइज करना, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना, जो हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंस होती है कि यार फेयरवेल आ रही है हमारी, तो वहां पे भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। बट क्या हमने इसको सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज, जब हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये होता है कि हम वो सब चीजें अरेंज करते हैं जो हमें उस फंक्शन के लिए चाहिए, वो सब चीजें अरेंज करते हैं जो उस पार्टी के लिए चाहिए, वो सब चीजें अरेंज करते हैं जो हमें अपनी फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए। तो बेसिकली हम जब ऑर्गेनाइज का वर्ड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं वो सब चीजें अरेंज करना, ताकि हम उस चीज को प्लान जो कर रहे हैं उसको कर सके। तो उसको करने के लिए वो सब चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, एंड वी कॉल इट लेट्स ऑर्गेनाइज दिस, है ना? तो अब इसी को इंग्लिश में अगर याद करना हो तो एक डेफिनेशन है आपकी, टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट एवरीथिंग फॉर इट्स फंक्शनिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब इधर टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग, सच एज रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, फाइनेंस, कैपिटल, ये सब चीजें जो उसको अरेंज करके देते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस करने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आगे चलूं, लेट मी शो यू दिस। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, raw material, machine, tools, capital and personnel. This is the definition by Henry Fayol. चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसी हेनरी फ्योल ने ये डेफिनेशन दी है जो मैंने आपको अभी बताई। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, देखो कितना आसान है, सिर्फ शब्द को याद रखो। ऑर्गेनाइज मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करना। अब पार्टी ऑर्गेनाइज के वो सब चीजें अरेंज करना, इसी को इंग्लिश में बोल दो, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग, जो उसको करने के लिए चाहिए वो सब चीजें अरेंज करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। फिर बाद में एग्जांपल्स दे दिए, होगी डेफिनेशन यार। अब दूसरी डेफिनेशन भी देता हूं, लेकिन उससे पहले उसको याद करने के लिए एक आपको प्रोसेस बताता हूं जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस हमारे चैप्टर के अंदर है। तो उसके लिए भी एक आपको बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। सो प्रोसेस के लिए you just need to learn the word आई बिलीव ये आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हाट एन आइडिया सर जी। एड देखी होगी, अब तो आती नहीं है, पुराने टाइम में एक एड आती थी अभिषेक बच्चन की, व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया फोन कॉल जो होता था। तो आइडिया में ही हमारी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस छुपी है। तो इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के जो 4 स्टेप हैं वो कैसे है। सिंपल सी बात यार, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या आपने फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो क्या सबसे पहले आप क्या करते हो? आप एक लिस्ट बनाते हो और डिसाइड करते हो क्या क्या काम हमने करना है, और उसको उसको क्या कर देते हो? डिवाइड। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या काम करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उस सारे काम को सबके बीच में बढ़ जाता है, एक बंदा तो करता नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देन ग्रुपिंग ऑफ जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर हमारा अगला स्टेप होता है डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि चल यार ये खाने पीने का सारा काम तूने करना है, हाँ भाई टेंट वेंट वाले का काम तूने करना है,
तो वी हैड डिपार्टमेंट जो सेम नेचर के काम थे, खाने से रिलेटेड जितना भी काम था वो फूड डिपार्टमेंट बना दिया, टेंट वाला कैटरिंग डिपार्टमेंट बना दिया। तो दैट इज, जब हमने पहले लिस्ट बनाई क्या क्या करना है, उस काम को सारा डिवाइड किया, ये काम करने हैं। फिर जो सिमिलर नेचर के काम थे उनको क्या किया, ग्रुप किया और एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें फिर उसकी किसकी जिम्मेदारी भी तो लगानी पड़ेगी, दैट इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन कर दी कि भैया आप इस डिपार्टमेंट को देखोगे, आप ये देखोगे, आप ये देखोगे, ठीक है। तू खाने वाले का देखेगा, तू उधर ड्रिंक्स वगैरह का देखेगा, तुम्हें जो टेंट वाला है उसके अरेंजमेंट्स देखनी है। तो सबको ड्यूटीज असाइन कर दी। ड्यूटीज असाइन करने के बाद लास्ट स्टेप होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर हम उनके बीच में कौन किसको आके रिपोर्ट करेगा वो बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। क्यों? देखो, अगर आपका सपोज डीजे वाला डिपार्टमेंट, आपको म्यूजिक डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट आपको दे दिया, और एक भाई को दिया कि भैया पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब आपका डिपार्टमेंट, एक को फूड डिपार्टमेंट, और एक जो टेंट वाला है। अब वो आया, टेंट वाला आया, पानी वाले ने अपने आप पानी यहाँ लगा दिया, डीजे म्यूजिक वाले ने बिल्कुल उसके बगल में लगा दिया डीजे। अब क्या होगा, जब डीजे चलेगा और पानी बिल्कुल पड़ोस में होगा या कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पड़ोस में होगी, तो भाई डीजे वाला एक ही गाना चलाता रहेगा, और गिलास पे सबके सरों, गिलास जो होगा सबके सिर के ऊपर होगा पानी का और कोल्ड ड्रिंक का, और गाना चल रहा होगा। कौन सा भाई वो अपना गाना? अरे यार, जो डांस करके नाचते हैं, है ना, एनिमल का, यस, बॉबी देओल वाला। तो वही गाना चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, गिलास गिरा, सारा पानी बिखरा, डीजे की खरा। तो इसीलिए जब आप वो अरेंज कर लेंगे तो आप डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप था वो उसको बताएगा कि भाई आपने यहाँ लगाना है और डीजे वाला दूसरे कोने पे, ताकि कम्यूट ना हो ज्यादा और पानी डीजे पे ना आए और उसको बार बार एनिमल वाला गाना ना चलाना पड़े। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस। और हम लोग करते हैं, घर में भी ऐसे फंक्शन होता है, यही करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, काम डिवाइड करते हैं, फिर डिपार्टमेंट बनाते हैं, फिर एक बंदे की जिम्मेदारी लगाते हैं, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, एंड लास्ट में जब तेरे काम हो जाएगा तो पापा को बता दियो, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो नाउ लेट अस सी हमारे इस आइडिया में ये स्टेप्स कैसे हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन, एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, सो मैंने अब आपको इम्पोर्टेंस के लिए एक इजी वे बता रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट, प्रिंसिपल्स करोगे, फीचर चैप्टर करोगे, बहुत कुछ है। इतनी सब चीज़ें खिचड़ी बना देती हैं। तो आसान तरीका क्या है इन पॉइंट्स को याद रखने का? तो इन पॉइंट्स को याद रखने का हम एक कहानी बनाते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस से भी निकालते सारे वर्ड। प्रोसेस हमें याद है, आइडिया। आइडिया से पहला वर्ड था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। चैप्टर 2 में प्रिंसिपल जब डिवीजन ऑफ वर्क आपने पढ़ा था, उसका एक इंपॉर्टेंस पढ़ा था, स्पेशलाइजेशन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। कैसे? मैंने काम डिवाइड कर दिया, आपको ये काम, आपको ये काम, आपको ये। जब आप एक ही काम बार बार करते रहोगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। अच्छा, इंपॉर्टेंस के सीक्वेंस नहीं है, बट इसको इजी वे में याद रखने के लिए कहानी बना के याद करोगे तो याद रहेगा, और उसको फिर उसके लिए सीक्वेंस करना पड़ेगा। बट आई एश्योर यू कि पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट, जब डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन जब आएगा, जब आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे तो आप चीजों का क्या करोगे? बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप चीजों का बेस्ट यूटिलाइज करोगे तो उससे क्या फायदा होगा? जब मैं चीजों का बेस्ट यूटिलाइज करूंगा तो मेरी पैसे कम वेस्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के बाद, खाली आपने जब कंपनी को ज्वाइन किया था, यू वर अ फ्रेशर, नाउ एज यू बिकम अ स्पेशलिस्ट, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी कि पहले स्टेप से मैंने 4 इंपॉर्टेंस के पॉइंट निकाल दिए। कहानी बनाई हमने कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगी, स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा तो वेस्टेज नहीं होगी, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चीज़ों का बेस्ट यूटिलाइज करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं होगी, एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होगी। 4 फायदे।
नेक्स्ट स्टेप था डिपार्टमेंट जब बनाए थे, इससे क्या फायदा होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देख रेख करना। तो जब मैंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं और मेरे को अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में दिक्कत आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो मुझे पता होगा कि मेरे को किस डिपार्टमेंट में जाना है, प्रोडक्शन के पास जाना है। तो मेरा टाइम, इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देन द लास्ट स्टेप जो था, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। थर्ड वाले स्टेप से कोई पॉइंट नहीं है, फोर्थ वाले स्टेप से है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यही एक पॉइंट है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हो तो उससे आपको फायदा होगा, हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट, हु विल रिसीव ऑर्डर एंड हु विल, कौन ऑर्डर देगा कौन ऑर्डर लेगा, ये क्लियर हो जाएगा। दैट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। और जब क्लैरिटी होगी, इससे एक और फायदा आएगा, हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस। जो बदलाव आ रहे हैं वो आसान हो जाएंगे अडॉप्ट करने में। कैसे, सपोज यू आर आपकी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप ट्राउजर्स बना रहे हो, अब विंटर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जीन्स की डिमांड बढ़ेगी। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो था वो मार्केट देख रहा, उसने देखा डिमांड क्या किस चीज़ की आ रही है, तो उसने आके फटाफट किसको बताया, प्रोडक्शन वाले को। प्रोडक्शन वाले को बोला भाई अब ट्राउजर्स बनाना बंद करो, जीन्स और या फिर जो मोटे कपड़े का लोअर है वो बनाओ। प्रोडक्शन वाले ने फटाफट परचेज वाले को बताया कि ये वाला माल मत लाना, जीन्स वाला माल लाना। परचेज वाला फाइनेंस वाले के पास गया कि थोड़ा और पैसा चाहिए क्योंकि जीन्स का कपड़ा लाना है। तो ओनली बिकॉज ऑफ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एबल टू अडॉप्ट द चेंज। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। है ना आसान तरीका कहानी। अगर मेरे को आइडिया यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस याद हो गई तो उसके फायदे प्रोसेस से निकाल लिए, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी आई एम हेल्पिंग यू आउट टू लर्न द पॉइंट्स। हेड पॉइंट कैसे याद करने, मेन प्रॉब्लम आप लोगों को यही आती है, हेड पॉइंट कैसे याद करें। ठीक है, चलो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो है आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देन ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंस, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर वर्ड को समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है यार, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ढांचा कि इसका, और इंग्लिश में अगर एक और नाम दूं तो हम उसे बोलते हैं फ्रेमवर्क, कि भाई उसका फ्रेम देख, उसका स्ट्रक्चर देख, उसका फ्रेम कैसा है ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब बात आ रही है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। जब बहुत सारे लोग मिलके एक काम करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर केस स्टडी आती है और वो पूछते हैं बताओ विच स्ट्रक्चर बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव केस। तो स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, हम जब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड व्हेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स तो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मेरी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, अगर मेरी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो मैं डिविजनल स्ट्रक्चर करूंगा। एग्जांपल देता हूं, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि डिपार्टमेंट बने फंक्शन के बेसिस पे, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, ये फंक्शन के बेसिस पे जब डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर एक कंपनी है वो गारमेंट्स बना रही है, मेडिसिन बना रही है और शूज भी बनाती है, तो उसने अब डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे नहीं बनाया, मेडिसिन का बनाया, गारमेंट्स का बनाया और शूज का बनाया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें हम जब आगे इसके इंपॉर्टेंस और डिमेरिट्स पढ़ेंगे तो मैं एक मोटा मोटा आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेडिसिन के अंदर परचेज, सेल्स, फाइनेंस सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मेडिसिन वाले से पूछा जाएगा कि भैया काम कैसा चल रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता सर परचेज वाले से पूछो सेल्स, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने सेल्स वाला से बोला कि भैया काम क्यों नहीं हो रहा, तो सेल्स वाला कहेगा सर माल ही नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन वाले से, प्रोडक्शन वाले का माल क्यों नहीं मिल रहा, तो कह देगा जी परचेज वाले ने माल नहीं दिया, परचेज वाले से बोलेगा तो कहा माल क्यों नहीं दिया, कहेगा जी फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं दिए। तो ये एक डिसएडवांटेज के पॉइंट में पड़ेंगे
डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंस आएगा, इसमें केस स्टडी में पूछेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, परचेज स्पेशलिस्ट, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर आया प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए तो मेडिसिन की परचेज, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एक ही बंदा करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। ऐसा एक नंबर में या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सेल्स, प्रोडक्शन, ह्यूमन, फाइनेंस, यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए हैं। और हमारा नेक्स्ट जो है डिविजनल स्ट्रक्चर, बेबी, हेल्थ केयर, ब्यूटी, फूड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं। सो ये हमारे हो गए ना एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन, प्रमोट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद इन डिपार्टमेंट, इंक्रीज मैनेजरियल ऑपरेशन एफिशिएंसी। गाइस ये बहुत सारे पॉइंट, इसको आपको ना इसके ऊपर केस स्टडी अगर आती है क्रैक करने के लिए, तो स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके कोई 2 या 3 एडवांटेज बताओ, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इनकी इंपॉर्टेंस याद जब आप करेंगे तो 2-3 पॉइंट आसान से जो आप समझा के अपने आप को याद करा सको। अगर मैं इसको डीप जाके समझाऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर समझा दिया, इसके इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेज एक बार खुद गो थ्रू करना। नहीं समझ आएगा, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन स्पेसिफिकली फॉर दीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग था, अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो नाम से ही पता लग रहा है, फॉर्मल जो एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, डेलिबरेटली का मतलब होता है सोच समझ के बनाई जाने वाली, विद सम ऑब्जेक्टिव, हैविंग रूल्स, जिसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सब कुछ होगा, तो वो फॉर्मल। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज नॉन डेलिबरेटली क्रिएटेड, बिना सोचे समझे अपने आप एक ग्रुप एक बन गया। लाइक आप एक कंपनी में जॉब करते हो, तो उस कंपनी के अंदर जब आप जा रहे हो तो वो कंपनी जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सोच समझ के बनाई गई है, रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन उसी कंपनी में जब 10 लोग काम कर रहे हैं, वो 10 साल से काम कर रहे हैं, अब उनका आपस में एक पर्सनल बॉन्डिंग बन गया, वो बाहर जाके मिल रहे हैं, उनका एक अपना एक अलग ग्रुप बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है। सो दैट इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये छोटा सा एक फॉर्मल और इनफॉर्मल के ऊपर डिफरेंस भी है, तो आप इजीली इसको देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हेलो, हाँ बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आ रहा हूँ 5 मिनट। करेक्ट? Now the last topic and the hottest topic of this chapter, 100% क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों मिलते जुलते से हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है। डेलीगेशन का मतलब होता है डेलीगेट करना, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर इमीडिएट सबऑर्डिनेट और एट वन लेवल, एक लेवल पे अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना या अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को देना इज नोन एज डेलीगेशन। लेकिन अगर हम ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पर्स कर देते हैं नीचे तक सारे लेवल्स को, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डेलीगेशन मतलब एक लेवल पे या एक ही बंदे के साथ जो कि आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। सबको कर देना इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर अब इसको लेते हैं, इसके अंदर इसके डेलीगेशन के 3 एलिमेंट आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इसके बाद डेलीगेशन के अंदर आता है इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं इसके। ओके, सो व्हाट आर दोस 3 प्रिंसिपल्स? 3 प्रिंसिपल हैं डेलीगेशन के। पहला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि जिसको अथॉरिटी देते हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, शुड गो हैंड इन हैंड।
दूसरा प्रिंसिपल है डेलीगेशन का, डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन। डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी आप किसी को डेलीगेट नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, आप ही आंसरेबल रहोगे अगर कोई दिक्कत होती है। सपोज आपके स्कूल में कोऑर्डिनेटर मैम होंगी, कोऑर्डिनेटर मैम को प्रिंसिपल मैम ने काम दिया कि ये काम करवाना है, ठीक है जी। वो कोऑर्डिनेटर मैम ने अपनी जो टीम थी, टीचर्स की टीम, उनको काम दिया। अब वो काम नहीं हुआ, बाई चांस एक टीचर नहीं कर पाई, उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई, और अब द प्रिंसिपल मैम विल फ्रॉम होम, प्रिंसिपल मैम किससे पूछेंगी भैया क्या हुआ? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर मैम से। वो उस टीचर से नहीं बोलेगी प्रिंसिपल मैम की क्यों नहीं हुआ। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटर। नाउ हु इज आंसरेबल टू द प्रिंसिपल? कोऑर्डिनेटर, कि काम क्यों नहीं हुआ पूरा। आप बाकी को बोल सकते थे, किसी और के साथ करवा सकते, लेकिन मेरे को काम चाहिए था, आपने आई डोंट वांट टू स्पीक। वो अगर बोलती कि मैम आप उनसे बात कर लो, मैडम प्रिंसिपल बोले कि मैं क्यों बात करूं। So this is what the principle of delegation does not means abdication means, कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन आंसरेबिलिटी दैट इज अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। और लास्ट प्रिंसिपल है डेलीगेशन का, दैट डेलीगेटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू समवन एल्स। मतलब अगर आपने किसी को डेलीगेट किया और आपको लग रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा, तो आप उससे वापस लेके किसी और को रीडेलीगेट कर सकते हो। तो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। एंड द लास्ट जो हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमने चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मैं बता चुका हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्पर्सल एट एवरी लेवल, लेकिन इसमें 2-3 चीजें आती हैं, वो क्या है वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन इज मैंडेटरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन जो होता है वो मैंडेटरी है, क्योंकि कोई भी गोल कैन नॉट बी अचीव्ड इंडिविजुअली। अकेले में कोई गोल अचीव नहीं कर सकता, तो शेयरिंग तो करनी पड़ेगी एक बंदे के साथ। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। क्यों? अगर हम दोनों ने मिलकर कर लिया, या मेरे साथ जो एक लेवल था वो सबने कर लिया, तो नीचे की जरूरत पड़ी नहीं। अगर हमसे नहीं हुआ तो हम नीचे जाएंगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। दूसरी बात, डेलीगेशन is multiple of 2 and decentralization is multiple of many। डेलीगेशन में सिर्फ 2 बंदे, मैंने एक लेवल पे करा तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, या एक लेवल पे करा तो भी इट इज मल्टीपल ऑफ 2। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मल्टीपल ऑफ मैनी। एक और जो बात इसके अंदर आती है, दैट सिस्टमैटिकल डेलीगेशन एट एवरी लेवल लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दिया, डेलीगेट किया, उसने बोला कि सर मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है, मैं इसको कर दूं, तो उसने बोला हाँ ठीक है, उसने उसको दिया। तो जो सिस्टमैटिकल डेलीगेशन एट एवरी लेवल पे डेलीगेशन हो रही है, लेकिन जब ये ज़्यादा होगी तो ये क्या होगी? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको फटाफट से देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। Importance सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, विद दिस यू कैन सी, ये आपका सेंट्रलाइज था एक ही के पास, यहाँ सबके पास उसने डिसेंट्रलाइज कर रखी है, कि आप भी देख सकते हैं। और इसकी फिर इंपॉर्टेंस, एंड द चैप्टर इज डन। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस थोड़े से मिलते जुलते पॉइंट है। अगर मैं अपने से नीचे वाले को दे दूंगा तो फायदा क्या होगा? मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा, आई विल बी एबल टू फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज। नीचे वाले लोग जो है वो मोटिवेट होंगे, अपने आइडियाज़ देंगे। फ्यूचर के लिए मैं एक फ्रेश मैनेजर्स की टीम तैयार कर रहा हूँ बाय एक्सप्लोरिंग देम, कि वो मेरा काम देख सके। तो दीज आर द एडवांटेजेस। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अभी भी कोई दिक्कत हो फील फ्री टू कॉल मी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास, एंड सी यू एंड होप आई विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन फॉर मोर चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक